नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 6 नवंबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। गरीबों के लिए वरदान बनी हरियाणा सरकार की दयालु योजना। मृत्यु या दिव्यांगता पर मिलेगी आर्थिक सहायता राशि। संपत सिंह इनेलो में हुए शामिल। 3 दिन पहले छोड़ी थी कांग्रेस। राष्ट्रीय संरक्षक बनाए गए। वोट चोरी पर खुलकर बोले। पुष्कर पशु मेले में छाया फतेहाबाद का कुबेर झोटा। 21 करोड़ रुपए लगी कीमत। विदेशियों ने ली सेल्फी। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को ऑनलाइन माध्यम से दी जाएगी ट्रेनिंग। विभिन्न विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए। हरियाणा में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पोतियों की शादी पर मिलेगी 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि। हरियाणा पुलिस का ऑपरेशन ट्रैकडाउन। डीजीपी बोले, गोलीबारी घटनाओं के भगोड़ों को फौरन जेल में ठूसें, पाताल से भी खोज लाएं। नए सीईटी पर होगी हरियाणा पुलिस के 5600 पदों की भर्ती। बताएंगे पूरी अपडेट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी का बड़ा आरोप। हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए। नकली फोटो वाले 1,24,000 वोटर। और स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस महाराष्ट्र से शुरू होगी। इलॉन मस्क की कंपनी के साथ डील करने वाला देश का पहला राज्य बना। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम लगातार परिवर्तनशील बना हुआ है। सुबह शाम ठंड बढ़ने के साथ साथ हल्की बारिश ने भी दस्तक दी है। बता देंगे हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में हल्की हल्की बारिश हुई, जिसके चलते ठंड और बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार बारिश से मौसम में बदलाव होगा, जिससे ठंड बढ़ेगी। लोगों ने हल्की ठंड से ही गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। तो वहीं स्कूलों से भी बच्चों को सर्दी के ड्रेस पहनाने के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश में गुरुग्राम की रातें सबसे ज्यादा ठंडी रही है, जहाँ का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। तो वहीं हिसार में रात का तापमान 13.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे दिन का तापमान गिरेगा और ठंड बढ़ेगी। इसका असर रात को हल्की बारिश के साथ देखने को मिल गया है। हालांकि 6 से 9 नवंबर के बीच मौसम खुश्क रहने की संभावना है। इस दौरान फिर से उत्तर और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिससे दिन के तापमान में बढ़ोतरी और रात के तापमान में गिरावट होने की संभावना है। हरियाणा के पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह अपने बेटे गौरव संपत के साथ इनेलो में शामिल हो गए हैं। इनेलो में शामिल होने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने संपत को राष्ट्रीय संरक्षक बनने का ऐलान कर दिया। वहीं उनके बेटे गौरव को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी युवा विंग में दी जाएगी। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में संपत सिंह ने आरोप लगाए कि हरियाणा में वोट चोरी होती रही है। ये खेल कांग्रेस ने शुरू किया था। उन्होंने इसके लिए सीधे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाए। उन्होंने राज्यसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि साल 2022 का उदाहरण कोई भूला नहीं है, जब अजय माकन को चुनाव हारना पड़ा था। सुरजेवाला को 2022 में हार का डर था, तो उन्हें राजस्थान शिफ्ट होना पड़ा। उन्होंने कांग्रेस को एक परिवार की तरफ से बंधक बनाए जाने का भी आरोप लगाया और कहा कि वहां नेताओं को अपमानित किया जा रहा है। कुमारी शैलजा को अपमानित किया गया। साल 2020 का उदाहरण देते हुए कहा कि 2019 में सभी 10 लोकसभा सीट हारने के बाद हुड्डा ने 2020 में अपने बेटे को राज्यसभा में भेज दिया। जो कर्मठ नेता थे वह इंतजार करते रहे। कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस में वोट ही नहीं, टिकट की भी चोरी होती है। पिछले विधानसभा चुनाव के समय मेरे अलावा रामनिवास घोडेला के साथ भी ऐसा ही हुआ। संपत सिंह ने भाजपा पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में इतना निजीकरण हो गया है कि शिक्षा का बेड़ा गर्क हो गया है। विश्वविद्यालय को अनुदान नहीं मिल पा रहा और अस्पतालों का भी बुरा हाल है। गरीबों को उपचार नहीं मिल पा रहा है। विपक्ष भाजपा के कब्जे में आ गया है और किसानों के मुद्दे भूल गया है। 37 विधायकों वाली पार्टी भी चुप है। वहीं इनेलो में 16 साल बाद वापसी को लेकर कहा कि अब मैं इस पार्टी को मजबूत करने के साथ ही संगठन जहां कहेगा वहीं काम करूंगा और जो पुराने साथी हैं उनसे भी संपर्क करके उनकी वापसी के प्रयास किए जाएंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से हरियाणा पुलिस के 5600 पदों के लिए दायर एलपीए को डिसमिस कर दिया है। अब ये भर्ती नए सीईटी पर होगी। जिन उम्मीदवारों ने पिछली बार आवेदन किया था उन्हें इस बार भी मौका दिया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने पिछली बार आवेदन किया था उन्हें आयु में छूट दी जाएगी और इस बार भर्ती में मौका दिया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से हरियाणा पुलिस के 5600 पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवारों की तरफ से इसे लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था और ये मांग उठाई गई थी कि ये भर्ती पुरानी सीईटी के आधार पर ही होनी चाहिए, पर कोर्ट द्वारा इस एलपीए को डिसमिस कर दिया गया है। अब यह भर्ती सीईटी 2025 के आधार पर ही की जाएगी। सीईटी 2025 जुलाई महीने में आयोजित किया गया था। अभी तक परीक्षा का परिणाम जारी नहीं किया गया है। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। पुलिस भर्ती की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले उम्मीदवारों का पीएमटी तथा पीएचटी होगा, उसके बाद परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
हरियाणा की नायब सैनी सरकार द्वारा गरीब परिवारों के उत्थान हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है और इन्हीं में से एक है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना यानी दयालु योजना, जो सूबे के गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना का आज लाखों परिवारों को लाभ मिल पा रहा है। कैथल उपायुक्त प्रीति ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना यानी दयालु के तहत 1,80,000 रुपए तक की सालाना आमदनी वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत विभिन्न श्रेणी में 1 से 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत मृतक व्यक्ति की आयु 6 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए परिवार के द्वारा मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में घटना की तिथि से 3 महीने के भीतर आवेदन करना होता है। आयु के हिसाब से इस योजना में आर्थिक सहायता राशि के लाभ की बात करें तो 6 से 12 साल की उम्र के लिए 1 लाख रुपए, 12 से 18 साल की उम्र के लिए 2 लाख रुपए, 18 से 25 साल तक की उम्र आयु के लिए 3 लाख रुपए, 25 से 45 साल की आयु उम्र के लिए 5 लाख रुपए और 45 से 60 साल तक की आयु पर 3 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। पिछले दिनों कुरुक्षेत्र के 9 करोड़ी युवराज की मौत की खबर ने जुनूनी पशु प्रेमियों को गम से भर दिया था। दरअसल मुर्रा नस्ल के इस जोटे को हरियाणा का सबसे कीमती मवेशी होने का गौरव प्राप्त था। अब युवराज की मौत के बाद रिक्त हुए स्थान को फतेहाबाद के कुबेर ने भर दिया है। राजस्थान के पुष्कर मेले में इंट्रोड्यूस किए गए कुबेर की कीमत 21 करोड़ रुपए लगी है। हालांकि मालिक विकास भांबू ने साफ कर दिया है कि कोई 50 करोड़ भी देगा तो भी वे कुबेर का सौदा नहीं करेंगे। फतेहाबाद जिले के नाडोड़ी गाँव के किसान विकास भांबू अपने मुर्रा नस्ल के छोटे कुबेर को लेकर राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित पुष्कर मेले में गए थे। वहां आंध्र प्रदेश के पशु व्यापारियों ने इसकी कीमत 21 करोड़ रुपए लगाई। विकास ने कहा कि यह छोटा शान है, इसे बेचेंगे नहीं, अब इसके सीमन बेचेंगे। विकास 10 एकड़ में खेतीबाड़ी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, साथ में पशुपालन भी करते हैं। पुष्कर मेले में हुई पशुओं की प्रतियोगिता में झोटे कुबेर ने पहला स्थान प्राप्त किया। विकास भांबू बताते हैं कि कुबेर झोटे की 21 करोड़ रुपए की कीमत लगने के बाद हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से सीमन की बुकिंग के लिए उनके पास लगातार कॉल आ रही है। वह हिसार में बने भैंस अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों से भी संपर्क करेंगे। कुबेर की उम्र 3.5 साल है। यह पूरी तरह शुद्ध मुर्रा नस्ल का झोटा है। इसकी ऊंचाई 5.5 फुट है। विकास भामू बताते हैं कि कुबेर की मां 23.5 लीटर तक दूध देती है। विकास के अनुसार वह झोटे कुबेर को रोजाना खल, बिनोला और चना खिलाते हैं। कभी कभी दूध व घी भी पिलाते हैं। अब वह झोटे की और बेहतर तरीके से देखभाल करेंगे। सरकारी कर्मचारियों को अब ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए हरियाणा सरकार यानी हरियाणा गवर्नमेंट ने ई-लर्निंग पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए कर्मचारियों को प्रशासनिक, तकनीकी और प्रबंधन से संबंधित विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग ऑनलाइन माध्यम से दी जाएगी। इस ऑनलाइन पोर्टल से कर्मचारी समय और स्थान की बाधाओं से फ्री होकर सीख पाएंगे। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए विभिन्न विभागों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। हर नोडल अधिकारी को अपने विभाग में ई-लर्निंग पोर्टल के क्रियान्वयन, प्रशिक्षण इत्यादि की निगरानी और रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों और भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए कर्मियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इन कर्मियों की पुत्रियों, आश्रित बहनों और पौत्रियों की विवाह हेतु दी जाने वाली 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी स्वतंत्रता सेनानी या आईएनए कर्मी तथा उनकी विधवा का निधन हो चुका है तो उस स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र या पुत्र वधू भी अपनी पुत्री यानी स्वतंत्रता सेनानी की पौत्री की शादी पर 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि हासिल करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शादी की तारीख के 6 महीने के भीतर और अधिकतम 1 साल के भीतर विशेष परिस्थितियों में वैध कारणों सहित संबंधित जिला डीसी के माध्यम से आवेदन करना होगा। ये धनराशि केवल आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट के माध्यम से डीबीटी के रूप में दी जाएगी। बिहार में पहले फेज की 121 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। इससे एक दिन पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि राज्य में ऑपरेशन सरकार चोरी का अभियान चला रही है। राहुल ने बिहार के 5 वोटरों को मंच पर बुलाया। सभी ने कहा कि उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। राहुल ने वोटर वेरिफिकेशन पर 1 घंटा 20 मिनट लंबी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 3.5 लाख वोटर्स का नाम लिस्ट से काट दिया गया था। बिहार में भी यही दोहराया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट दी जाती है ताकि लोकतंत्र को मारा जा सके। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में
हरियाणा की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि ब्राजील के एक मॉडल ने हरियाणा चुनाव के दौरान 10 बूथ पर सीमा, स्वीटी और सरस्वती नाम से 22 बार वोट डाला। इस तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में 25 लाख वोटों की चोरी हुई। राहुल ने कहा कि 2024 में भी विधानसभा चुनाव के बाद नायब सिंह सैनी के एक बाइट पर भी संदेह पैदा होता है। राहुल ने इलेक्शन रिजल्ट से 2 दिन पहले यानी 6 अक्टूबर 2024 को सैनी का बयान सुनाया। नायब सैनी कहते हैं, मैंने शुरू से ही यह कहा है कि भाजपा एक तरफा सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। राहुल ने सवाल उठाया कि आखिर वो व्यवस्थाएं क्या थी। बीजेपी नेता मुस्कुराते हुए सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, यह व्यवस्था वोट चोरी की है। इसके बाद जो रिजल्ट आया, हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हार गई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जो हरियाणा में हुआ वही बिहार में होगा। बिहार में भी वोटर लिस्ट में धांधली हुई है। उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची हमें लास्ट मोमेंट पर दी गई। बिहार के 5 वोटर्स को भी मंच पर बुलाया गया और दावा किया कि इनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे के पूरे परिवार के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। बिहार में भी लाखों लोगों के नाम इसी प्रकार से कटे हैं। पहली बार विमेन्स वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम ने टीम को जीत के लिए बधाई दी और लगातार 3 हार और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के बावजूद शानदार वापसी की सराहना की। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 2017 में पीएम मोदी से हुई मुलाकात को याद किया, जब वे ट्रॉफी के बिना उनसे मिली थी। इस बार वे ट्रॉफी के साथ उनसे मिली है। उन्होंने कहा कि हम ट्रॉफी के साथ उनसे बार बार मिलना चाहेंगे। वहीं उप कप्तान स्मृति मंधाना ने कहा, पीएम ने सभी को मोटिवेट किया, वे हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। भारतीय टीम के साथ बीसीसीआई प्रेसिडेंट मिथुन मन्हास और कोच अमोल मजूमदार भी मौजूद रहे। बांग्लादेश के खिलाफ चोटिल होने वाली प्रीतिका रावल व्हीलचेयर पर दिखाई दी। भारतीय टीम ने 2 नवंबर को डीवाई पाटिल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर विमेन्स वर्ल्ड कप जीता था। टीम के खिलाड़ियों ने पीएम मोदी को स्पेशल जर्सी गिफ्ट की, जिसमें सभी खिलाड़ियों ने साइन किए थे, जिसमें नमो 1 लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए भारतीय टीम शाम 4:40 पर पीएम आवास पहुंची थी। टीम एक दिन पहले दिल्ली पहुंची थी। ताज होटल में टीम इंडिया का भव्य स्वागत किया गया था। बीसीसीआई ने टीम को 51 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। बोर्ड ने सोमवार को टीम के खिलाड़ियों, स्पोर्ट्स स्टाफ और सिलेक्शन कमेटी के लिए 51 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है। बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने एक बयान में कहा, बोर्ड की ओर से मैं भारतीय विमेन्स क्रिकेट टीम को इस ऐतिहासिक वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत पर बधाई देता हूं। टीम की हिम्मत, प्रतिभा और एकजुटता ने पूरे देश की उम्मीदों को ऊंचा उठाया है। हरियाणा पुलिस ने राज्य भर में फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। पुलिस महानिदेशक डीजीपी ओपी सिंह ने ऑपरेशन ट्रैकडाउन की शुरुआत करते हुए प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों को ऑर्डर दिए कि गोलीबारी और गंभीर अपराधों में शामिल भगोड़े अपराधियों को फौरन जेल में ठूसें। डीजीपी ओपी सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि गोलीबारी की घटनाओं में शामिल अपराधियों को तुरंत जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए। जिनकी पहचान नहीं हुई है उनकी पहचान की जाए और जो फरार है उन्हें पाताल से भी ढूंढ निकाला जाए। डीजीपी ओपी सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखा है, जो जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं उनकी हिस्ट्री शीट खोलें। अगर वो अपराध में सक्रिय हैं तो उनकी जमानत रद्द कराएं। अगर वे सुनियोजित तरीके से अपराध में लिप्त हैं तो उनके खिलाफ संगठित अपराध की सख्त धाराएं लगाएं। जो क्रिमिनल बाहर है या संगठित अपराध कर रहे हैं उनके द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति को चिन्हित कर उसे जब्त करें। उन्हें प्रश्रय, संरक्षण एवं पोषित कर रहे के खिलाफ भी विधि के अनुसार कठोर कार्रवाई करें। मैंने ये भी स्पष्ट किया है कि एसएचओ और डीएसपी अपने क्षेत्र में घटित हो रहे इस तरह के अपराध को रोकने के जिम्मेदार होंगे। वे अपने इलाके के टॉप 5 क्रिमिनल की लिस्ट बनाएंगे और उन्हें जेल में ठोकेंगे। इसी तरह हर जिला और जोन टॉप 10 क्रिमिनल की लिस्ट बनाएंगे और उन्हें जेल में ठोकेंगे। इसके लिए एसपी, डीसीपी, सीपी जिम्मेदार होंगे। इसी तरह एसटीएफ राज्य के टॉप 20 क्रिमिनल की लिस्ट बनाएगा और उनके धरपकड़ के लिए व्यापक ऑपरेशन चलाएगा। हरियाणा में 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को जल्द ही जॉब सिक्योरिटी मिलने वाली है। इसके आवेदन के लिए पोर्टल तैयार हो गया है। हालांकि इस पोर्टल का सरकार पहले ट्रायल लेगी, इसलिए पहले 2 विभागों में इसको शुरू किया जाएगा। ट्रायल सफल होने के बाद इसे सभी विभागों, बोर्डों, निगमों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अभी सरकार ने यह खुलासा नहीं किया है कि पहले किन विभागों में ट्रायल होने जा रहा है। यह पोर्टल अगले हफ्ते शुरू होगा। मानव संसाधन विभाग ने इसे बनाया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद अपने मुख्य प्रधान सचिव राजेश से 5 दिन पहले मीटिंग कर चुके हैं। सीएम ने पोर्टल जल्द शुरू करने के निर्देश दिए थे। एक बार जब ऑनलाइन पोर्टल शुरू हो जाएगा तो सारी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से होगी। इसलिए सभी विभागों और निगमों को कहा गया है कि वे पोर्टल के शुरू होने का इंतजार करें। ये जानकारी सभी को बता दें ताकि सब इसका पालन कर सकें।
दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक दिल्ली द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। चपरासी के पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होनी चाहिए, तो वहीं रिकॉर्ड व क्लर्क या फील्ड इंस्पेक्टर के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए। अकाउंट्स क्लर्क के पदों के लिए उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2025 तय की गई है। सैलरी की बात करें तो 20,200 रुपए पर मंथ मिलेगी। टेक कंपनी मोटोरोला ने भारत में अपने बजट सेगमेंट में एक नया स्मार्टफोन मोटो G67 पावर लॉन्च किया है। फोन 50 मेगापिक्सल कैमरा, 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली फुल HD प्लस डिस्प्ले और 7000 mAh की बड़ी बैटरी से लैस है। मोटो G67 पावर को 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के सिंगल वेरिएंट के साथ पेश किया गया है। इसकी कीमत की बात करें तो 15,999 रुपए तय की गई है। लॉन्च ऑफर के तहत कंपनी 1,000 रुपए का डिस्काउंट ऑफर कर रही है, जिससे कि मोटो G67 पावर को 14,999 रुपए में खरीदा जा सकता है। फोन की सेल 12 नवंबर से प्रारंभ होगी। मोटो G67 पावर का डिजाइन मिड रेंज फोन में प्रीमियम और प्रैक्टिकल फील देता है। इसका बैक वेगन लेदर मटेरियल से बना है, जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली और ड्यूरेबल है। साथ ही मिलिट्री ग्रेड बिल्ड के साथ IP64 रेटिंग मिलती है। लेदर बैग फिसलने से रोकता है, लेकिन वजन थोड़ा भारी लग सकता है। पावर बैकअप के लिए फोन में 7000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि सिलिकॉन कार्बन बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि यह सिंगल चार्ज में 58 घंटे का बैकअप दे सकती है। फोन को चार्ज करने के लिए 30 वाट की फास्ट चार्जिंग तकनीक दी गई है। टीवीएस मोटर ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑर्बिटर लॉन्च कर दिया है। iQube और टीवीएस एक्स के बाद भारत में कंपनी का तीसरा ई स्कूटर है। कंपनी का दावा है कि नया स्कूटर एक बार फुल चार्ज करने पर 158 किलोमीटर तक चल सकेगा। इसकी शुरुआती कीमत 94,900 रुपए, जो कि दिल्ली एक्स शोरूम रखी गई है। वहीं मध्य प्रदेश में 1,04,600 रुपए से शुरू होती है। ऑर्बिटर को 6 कलर ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। इसका मुकाबला एथर रिजडा, बजाज चेतक और ओला S1X के बेस वेरिएंट से रहेगा। टीवीएस ने स्कूटर में क्रूज कंट्रोल, हिल होल्ड फंक्शन और रिवर्स पार्किंग असिस्ट जैसे फीचर दिए हैं। टीवीएस ऑर्बिटर पर 3 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलेगी। ई स्कूटर 6 कलर ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। कुल मिलाकर इसका डिजाइन यूथ और डेली यूज के लिए ठीक है, लेकिन प्रीमियम लुक की उम्मीद करने वालों को थोड़ा निराश कर सकता है। मोटर की स्टिक पावर पर खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी का दावा है कि स्कूटर 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड सिर्फ 6.8 सेकंड में हासिल कर लेता है और इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो 68 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाती है। बैंक अकाउंट या फिर कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर एक नया फ्रॉड तेजी से फैल रहा है। ठग अब खुद को बैंक अधिकारी बताकर कॉल या मैसेज करते हैं और कहते हैं आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ाई जा रही है, कृपया OTP बता दें। जैसे ही आप OTP बताते हैं तो आपके कार्ड या बैंक अकाउंट को नए डिवाइस से लिंक कर लेते हैं और पैसे निकाल लेते हैं। ऐसे में हम आपको इस तरह के फ्रॉड से बचने का तरीका बता रहे हैं। ठग के पास पहले से ही आपका नाम और कार्ड के आखिरी 4 अंक होते हैं। वो कहता है कि लिमिट बढ़ाने के लिए सिस्टम वेरिफिकेशन जरूरी है। उसी वक्त एक OTP आता है, जो असल में नए डिवाइस या फिर वॉलेट लिंक करने के लिए होता है। जैसे आप OTP बताते हैं, आपका कार्ड ठग के फोन या फिर ऐप से जुड़ जाता है। कुछ मामलों में ठग स्क्रीन शेयरिंग ऐप भी इंस्टॉल करवा लेते हैं। अगर आपने खुद लिमिट अपग्रेड करने के लिए ऑनलाइन नहीं किया है तो समझ जाइए कि ये ऐसा कॉल फर्जी है। अनजान नंबर से कॉल आए और ठग OTP मांगे तो उसको काट दें। बैंक कभी भी पिन, CVV या OTP नहीं मांगता है। कॉल पर ठगों की अभी बताइए, नहीं तो ऑफर खत्म हो जाएगा जैसी बातों से सावधान जरूर रहें। निजी नंबर या फिर अज्ञात लिंक से आए SMS पर कभी भी क्लिक न करें। अगर मैसेज में लिखा है डू नॉट शेयर OTP और कॉलर वही मांग रहा है तो 100% ये फ्रॉड है। अगर गलती से फिर भी OTP बता दिया जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तुरंत बैंक की एप्लीकेशन यानी ऐप को खोलकर कार्ड को ब्लॉक कर दें। सभी बैंकिंग एप्स और ईमेल के पासवर्ड बदल दें। कस्टमर केयर पर कॉल करके अंतर्राष्ट्रीय या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बंद करवा दें। शिकायत दर्ज करके 1930 यानी 1930 हेल्पलाइन या फिर cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। शिकायत का टिकट नंबर नोट कर लें और जल्दी रिपोर्ट करने से रिकवरी का मौका भी बढ़ जाता है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। रोजाना सबसे पहले इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।